जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। ये शब्द आजकल इंटरनेट की दुनिया में, कंप्यूटर की दुनिया में, समाज में और अपराध की दुनिया में आने वाले समय में किस तरह का समाज होगा, किस तरह के पब्लिक जो है या आम जनता कंप्यूटर का उपयोग कैसे करेगी, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही पॉपुलर शब्द हो गया है। और आज हम लोग इसको डिस्कशन के माध्यम से समझेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और साइबर क्राइम की दुनिया में अपराधी कैसे इसका उपयोग कर रहे हैं और किस तरह से उपयोग करके वो पुलिस के सामने एक चुनौती पैदा कर रहे हैं। फेसबुक पर आप देखते होंगे इसी टूल्स के माध्यम से बड़े बड़े प्रोपेगेंडा आ जा रहे हैं, जिन प्रोपेगेंडाओं के जरिए कई देशों की राजनीति में भी उथल पुथल हो गया और वहाँ की राजनीति भी प्रभावित हुई, वहाँ की शासन भी प्रभावित हुई। तो आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में चर्चा करेंगे। ये भविष्य के लिए एक क्रांति है और इसका मेन मोटो क्या है, इसका उपयोग क्या है, इसके लाभ क्या हैं, इसकी हानि क्या है, भविष्य के लिए इसकी चुनौतियाँ क्या हैं, इन सारी विषयों पर हम डिस्कशन करेंगे। आपसे प्रश्न आमंत्रित किए जाएंगे। आपके मन में जो भी जिज्ञासा आ रही है कि इस संबंध में मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संबंध में मुझे ये चीज़ जानना है, इसके कौन कौन से टूल्स हैं, तमाम प्रकार के ऐप्स हम लोग उपयोग करते हैं प्ले स्टोर से डाउनलोड करके और उसके बारे में जानते हैं, उसकी उपयोगिता के बारे में जानते हैं, उसको यूज भी करते हैं। लेकिन ये जो टूल्स इसके आए हैं, एआई के टूल्स, शॉर्ट में इसको एआई बोलते हैं, और ये कितने प्रकार का है, वर्तमान में कौन सा एआई चल रहा है, इसका जनक कौन था, इतिहास कौन है, इस सारी बातों पर हम डिस्कशन करेंगे। तो मेनली अभी मैं कुछ अपनी बात जो मुझे आइडिया लग रहा है तो मैं आपके सामने रखूँगा, उसके बाद आपके प्रश्न आमंत्रित आएंगे, उन प्रश्नों को मैं जवाब दूंगा जो मेरी समझ है उस समझ के अनुसार। पहला तो ये समझिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई नई चीज़ नहीं है इस विश्व के लिए। 1950 से इसका कंसेप्ट शुरुआत हुई और 1956 में पहली बार इस शब्द का उपयोग किया गया विश्व में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन यूज उसका 1950 में ही, जब इसका काउंटिंग के जरिए कंप्यूटर का जो आविष्कार हुआ, उसमें जब काउंटिंग, कैलकुलेटर चीज़ें जब आने लगी, तभी लगा कि मनुष्य का काम अब आसान होने वाला है। जो काम हम घंटों में करते थे वो काम अब सेकंडों में होने वाला है। लेकिन जो शब्द नाम आया एआई, ये शब्द 1956 में आया। अभी जब आप प्रश्न पूछेंगे तब उसमें मैं जवाब दूंगा कि ये शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने किया था। मेनली इसका जो समझ विकसित करनी है हम लोगों को, ये समझ विकसित करनी है कि मनुष्यों द्वारा ऐसा यंत्र, ऐसा मशीन बनाया जा रहा है जो मनुष्यों की तरह सोचे, समझे, निर्णय ले, और जैसे मनुष्य अपना विचार प्रकट करता है वैसे ही एआई के जो टूल्स हैं उससे जब आप कोई प्रश्न पूछते हैं, आप कहते हैं कि हमको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है, आपको केवल टॉपिक देना हो, प्रेजेंटेशन बना के दे देता है। आपको आइडिया केवल उसको बोल कर भी दे सकते हैं, आइडिया लिख के भी दे सकते हैं। आइडिया जो भी आप आइडिया देते हैं विदिन 3 सेकेंड के अंदर वो पूरी प्रोग्रामिंग सेट करके आपके सामने रख देता है। आपने कहा कि हमको एक थ्रिलर कहानी चाहिए जो आज तक जो है इंडिया में किसी पिक्चर में ना आया हो कहानी, और वो कहानी कहीं किताबों में भी नहीं छपी, हमको बिल्कुल नई कहानी चाहिए। वो आपसे पूछेगा पात्र बता दीजिए, क्या क्या पात्र है। आपने ज्यों बताया कि ये पात्र हम रखना चाह रहे हैं, एक नई कहानी बना के आपको ही दे दे रहा है। खासतौर से चैट जीपीटी एक है, एक को पायलट है, और आप इसमें देखे होंगे गूगल पर जब आप सर्च करते होंगे जेमिनी, तो गूगल ने जेमिनी को डेवलप किया है। और जो को पायलट है, जो सबसे ज़्यादा इस समय चर्चित हो रहा है या सबसे ज़्यादा अधिक से अधिक कंपनियों में यूज हो रहा है, को पायलट एक टूल्स है, उसको माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। उसमें आपका कहानी लिखना है, आपको ईमेल का जवाब देना है, आपको कोई लेटर राइटिंग लिखना है, निबंध लिखना है, कोई पिक्चर तैयार करना है, कुछ भी करना है, आपको केवल उस पर बोलना है, लिखना है, वो बना के स्वतः दे दे रहा है।
आपको कोई होमवर्क करना है, आप स्टूडेंट हैं, घर में कोई असाइनमेंट आ गया, असाइनमेंट करना, सब चीज़ें उस पर अवेलेबल है। तो इससे तमाम तरह की भविष्य के लिए चुनौतियां भी हैं, खतरे भी हैं। स्टूडेंट अपने मार्ग से भटक भी सकते हैं। सही उपयोग किया जाएगा तो इसका अच्छा परिणाम भी आ सकता है। तो आपको एक आइडिया आ गया होगा। अब आप अपने प्रश्नों को पूछें ताकि हम उसके उत्तर बताएं तो ज़्यादा समझ विकसित हो। कोई प्रश्न पूछें आप। जी सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है सर? देखिए, आपने पूछा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, यानी कि अगर इसकी परिभाषा की हम बात करें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, तो ये इसको हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें मशीनों की तरह प्रोग्राम किया जाता है और वे इंसानों की तरह सोच सकती है, इंसानों की तरह वो निर्णय ले सकता है और समस्याओं को भी सॉल्व कर सकता है। यानी कि एक ऐसी तकनीक जो इंसानों की तरह सोचे, इंसानों की तरह निर्णय ले और समस्याओं का समाधान करे, ऐसी तकनीक को एआई तकनीक कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। और किसी का कोई प्रश्न? यस सर। सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतिहास क्या है? जैसा कि हमने अपने शुरुआती लेक्चर में ही बताया कि पहली बार मनुष्य को जब कंप्यूटर का विकास हुआ तो 1950 में लगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी कोई चीज़ आने वाली है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो शब्द हैं वो पहली बार यूज हुआ है 1956 में। हमने बताया था ना, 1956 में। उस साइंटिस्ट का नाम भी मैं बताऊंगा। ये एक डार्ट माउथ सम्मेलन हुआ था 1956 में। उस डार्ट माउथ सम्मेलन में इस शब्द का पहली बार उपयोग किया गया, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और उस साइंटिस्ट का जो नाम था, उसका नाम था जॉन मैकार्थी। क्या नाम था? जॉन मैकार्थी। और किसी का कोई प्रश्न? एआई कितने प्रकार का है? अभी इनका थोड़ा सा इतिहास के बारे में और बताया। 56 में इसका सम्मेलन हुआ। सम्मेलन का नाम था डार्ट माउथ। क्या सम्मेलन का नाम था? डार्ट माउथ सम्मेलन, जिसमें एआई शब्द का उपयोग हुआ था। साइंटिस्ट जो था उसका नाम जॉन मैकार्थी था। उसके बाद 1997 में आप लोगों ने सुना होगा कि जो चेस का सबसे बड़ा खिलाड़ी उस समय था, गैरी कास्परोव। चेस का मतलब शतरंज। तो एक कंप्यूटर से शतरंज का एक तरफ कंप्यूटर को बैठाया गया, माने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैठाया गया। जो कंपनी थी उसका नाम, कंपनी का नाम था आईबीएम कंपनी। जैसे कंप्यूटर में कई कंपनियां हैं ना, तो उसी तरह से एक आईबीएम कंपनी है। जैसे इन्फोसिस है, टीसीएस है, उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट है, उसी तरह से एक आईबीएम कंपनी है। उसने डीप ब्लू इसका एक सॉफ्टवेयर विकसित किया, टूल्स विकसित किया। जो उस समय विश्व का सबसे बड़ा खिलाड़ी था शतरंज का, गैरी कास्परोव, आमने सामने बैठे शतरंज खेला गया। गैरी कास्परोव उसमें क्या हो गया? हार गया। तो ये माना गया कि मनुष्य से अधिक बुद्धिमत्ता इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले टूल्स में आ गया है। 2011 में आईबीएम ने वाटसन चेपर्टी प्रतियोगिता, जो उसका टूल्स था वाटसन चेपर्टी, इस प्रतियोगिता को आईबीएम कंपनी ने जीता इसी टूल्स के माध्यम से। फिर 2020 में जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे आप ये आज जो ज़्यादा पॉपुलर हम बताए हैं कि को पायलट पॉपुलर हो रहा है, चैट जीपीटी पॉपुलर हो रहा है, जेमिनी पॉपुलर हो रहा है। तो ये 2020 में इसका विकास शुरू हो गया था, किसका? चैट जीपीटी का। ठीक है, अगला प्रश्न किसी का? जी सर। हाँ, एआई का कितने प्रकार का है? अच्छा देखिए, एआई जो वर्तमान में चल रहा है इसको बोलते हैं नैरो एआई। जो वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट है यह है नैरो एआई। मुख्यतः 3 प्रकार का आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं नैरो एआई के रूप में, और एजीआई आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, या जीएआई उसको बोल सकते हैं, जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो संभावना है कि 2030 तक डेवलप हो जाए। और तीसरा है सुपर एआई, जिसकी संभावना है कि 2050 तक डेवलप हो जाए। ये एआई जो वर्तमान में हम जिस दुनिया में चल रहे हैं इसको नैरो एआई बोला जाता है। जो संभावना है कि डेवलप हो जाए 2030 तक उसको जीएआई जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और जो संभावना है कि 2050 तक डेवलप हो जाए उसको सुपर एआई। सुपर एआई में खतरा है मानवता को, लेकिन वो खतरा एक आशंका हो सकता है कि हमारी पीढ़ी जब वहाँ तक पहुँचे तो उसके लाभ भी हो जाए। अधिक लाभ की ही संभावना है, खतरों से लोग डर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई खतरा नहीं है। अभी तक जो नैरो एआई है, जो वर्तमान ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहे हैं और इसके जितने भी टूल्स आए हैं, उससे
बड़ी बड़ी कंपनियों में, व्यवसाय में, चिकित्सा क्षेत्र में, एजुकेशन क्षेत्र में, ट्रैफिक नियंत्रण के क्षेत्र में लाभ ही लाभ हो रहा है। अभी तो कोई नुकसान नहीं है। अगला किसी का कोई प्रश्न? सर एआई काम कैसे करता है सर? एआई काम कैसे करता है? देखिए, आप लोगों ने कंप्यूटर साइंस में देखा होगा कि थोड़ा बहुत भी आइडिया, आपका बेसिक कंप्यूटर का भी ज्ञान होगा, उसमें आइडिया होगा कि एक डाटा होता है, एल्गोरिदम होता है। अच्छा, पहली चीज़ तो आप कंप्यूटर की भाषा जो 0-1 की भाषा ही समझता है। एक जब इंटर में या बीएससी अगर कोई किया होगा, एक बाइनरी सिस्टम पढ़ाया जाता है, हाँ, बीजगणित में। तो बाइनरी सिस्टम माने 2 अंकों के समूह को बाइनरी सिस्टम कहते हैं। तो ये कंप्यूटर केवल 0-1 की भाषा समझता है। आप समझते हैं कि हम जो बोल ले रहे हैं, गूगल पर लिख ले रहे हैं, उसको सर्च करके दे रहा है, उसको एक कतई नहीं समझता है। क्योंकि जो कंप्यूटर साइंस में जो लोग इसके थोड़ा सा डीप, अब डीप क्या है, आजकल तो कक्षा 9, 10, 11, 12 में प्रोग्रामिंग पढ़ाई जा रही है, HTML पढ़ाया जा रहा है, लैंग्वेजेस पढ़ाए जा रहे हैं। लैंग्वेजेस का मतलब जैसे आप जावा लैंग्वेज के नाम सुने होंगे, पाइथन लैंग्वेज के नाम सुने होंगे। तो इस तरह के लैंग्वेजेस पढ़ाए जा रहे हैं। खासतौर से AI टूल्स जो हम बता दें आपको, पाइथन लैंग्वेज पर ज़्यादा ये काम करता है। तो एक एल्गोरिदम होता है। तो मेन चीज़ क्या हो गया? डाटा हो गया। डाटा जो डेटा होता है वो मॉडल का आधार होता है। दूसरा चीज़ एल्गोरिदम होता है। एल्गोरिदम क्या होता है? समस्या हल करने के काम आता है, नियम बनाता है। और तीसरी चीज़ होता है कंप्यूटिंग पावर। बड़े डेटा को संसाधित करके और उसको शार्ट रूप में लाकर आपके सामने स्क्रीन पर रख देता है। आप सोचते हैं कि मैंने ये चीज़ बोला, ये चीज़ टाइप किया और इतनी चीज़ें आके स्क्रीन पर आ गई, लेकिन वो इसका आपने सुना होगा कि ये प्रोसेसर है, ये रैम है, ये इतने GB का है। हम लोग क्यों पढ़ते हैं ना कोई चीज़ जब खरीदते हैं तो, लेकिन अंदर ही अंदर CPU के अंदर वो जो काम होते हैं, वो प्रोसेस होते हैं, इतने फास्ट होते हैं कि मनुष्य की क्षमता से कई 1000 गुना तेज़ी से प्रोसेसिंग होता है उसमें। जिसके लिए आप कहते हैं कि ये प्रोसेसर बहुत हाई क्वालिटी का प्रोसेसर है, ये 12 GB का रैम लगा हुआ है, इसमें 16 GB का रैम हुआ है। तो छोटी छोटी चीज़ अभी हम लोगों को कंप्यूटर साइंस में साइंटिस्ट बनना नहीं है, लेकिन इतना हम लोगों को आइडिया होना चाहिए कि रैम क्या है, रोम क्या है, हार्ड डिस्क क्या है, प्रोसेसर क्या है, CPU क्या है, कैसे अंदर ये प्रोसेसिंग होता है और कैसे आउटपुट हो गया हमारे सामने, इनपुट में क्या क्या प्रोसेस हुआ, आउटपुट में क्या चीज़ें आ गई। तो आपका प्रश्न जो था कि AI काम कैसे करता है, तो मेनली जो है डेटा, एल्गोरिदम और कंप्यूटिंग पावर पर काम करता है। फिर फीडबैक लूप आता है जो निरंतर सुधार और सीखने के नियमों को बताता है। और किसी का कोई प्रश्न हो? जी सर, AI का उपयोग क्या है? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो उपयोग है आने वाले समय के लिए, तो और ये समझिए जैसे कहीं ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन थिएटर में चिकित्सक MS है, वो मास्टर ऑफ सर्जरी है, कि कोई गायनी का सर्जरी है, कोई ब्रेन का है, कोई हार्ट का है, कोई हड्डी आर्थो का जानकार है। अलग अलग शरीर के पार्ट के अलग अलग सर्जन होते हैं। वो ऑपरेशन करते हैं किसी बीमारी को ठीक करने के लिए, बीमारी को दूर करते हैं। लेकिन ये मानव हाथ है, हो सकता है कि ऑपरेशन करते समय हमसे कोई ऐसी चीरा लग गया जहाँ पर हमको चीरा नहीं लगाना था, वो चीरा बढ़ गया। तो उसमें आप सुनते होंगे कि हॉस्पिटलों में किसी की डेथ हो गई, ब्लड का ज़्यादा रिसाव हो गया, या इंजेक्शन जो बेहोशी वाला दिया गया वो ज़्यादा डोज में दे दिया गया या कम डोज में दे दिया गया, वो पता चला मरीज जो है ऑपरेशन थिएटर से उठ के भाग गया। तो ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए जब ये आ गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो वो बेहोशी करने से लेकर और ऑपरेशन करने तक और उपकरणों का प्रयोग करने तक, वो सारा काम आने वाले समय में AI की मदद से होने वाला है। यानी कि आपके शरीर का वो आकलन कर लेगा कि इनको इतनी डोज पर ही इनको देना है इंजेक्शन बेहोशी का, ये जो इंजेक्शन लगाना है इतने डोज का लगाना है, वो एक्यूरेट करके लगाएगा, आप बेहोश हो गए। ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर जैसे हाथ से ऑपरेशन करता है, रोबोट ऑपरेशन करेगा। और सब जो है AI टूल्स की मदद से वो कंट्रोल होगा। सेट कर दिया जाएगा पहले ही कि आदमी लेटा हुआ है, इतनी दूरी पर ये है, आपको ये आप चीज़ पीठ की थैली निकालना है, आपको हार्ट में ऑपरेशन करना है, आपको आँख में ऑपरेशन करना है, आपको मस्तिष्क में करना है। तो त्रुटि की संभावना इसमें बहुत कम हो जाएगी। यानी इसका उपयोग हम मेडिकल साइंस में करेंगे। दूसरा चीज़, आपने एक पिक्चर और देखा होगा जिसमें एक लड़का जो है मथुरा का रहता है, पिक्चर में दिखाया गया है, हाँ, जीनियस मूवी आपने देखा होगा। वो मथुरा का रहता है, वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने जब जाता है
तो एक लड़की से उसका हमेशा फर्स्ट सेकंड का रखकर विवाद रहता है कि फर्स्ट पे कौन रहेगा, सेकंड पे कौन रहेगा, स्कूल टॉपर कौन रहेगा। उसमें जब वो साइकिल से कहीं जाता है और कहीं ट्रैफिक जाम रहता है, तो देखिए इतने साल बहुत दिनों की हो गई हमको लग रहा मूवी इंजीनियर, लेकिन उसमें कंसेप्ट को दिखाया गया है कि वो IIT का लड़का, इंजीनियरिंग का लड़का और ट्रैफिक कंट्रोल घूमते घूमते कर दे रहा है। यानी कि वो क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, किसी टूल्स के माध्यम से सारे सिग्नलों को कनेक्ट कर दे रहा है और वो देख रहा है कि कहाँ पर ज़्यादा भीड़ लगी है, कहाँ से अभी ट्रैफिक को हमको छोड़ना है, कहाँ पर ट्रैफिक को रोकना है। पूरे शहर को, अभी तो मान लीजिए ये हल्का देहात है, छोटा कस्बा है, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता जैसे बड़े महानगरों में जहाँ पे ट्रैफिक की अगर समस्या है और सारे चीज़ उससे जुड़े हुए हैं सिग्नल से, और सब में ट्रैफिक का व्यवस्था इलेक्ट्रॉनिक है, तो वहाँ पर कंट्रोल इस टूल से जब किया जाएगा तो मानव को बताना पड़ेगा कहीं से फ़ोन करके कि यहाँ जाम ज़्यादा है, यहाँ ट्रैफिक ज़्यादा है, यहाँ खोलिए, और ये टूल्स अपने आप रीडिंग करता रहेगा कहाँ ट्रैफिक है, कहाँ छोड़ना है, कहाँ रोकना है। तो यातायात व्यवस्था में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। आपने एक टेस्ला आप नाम सुने होंगे, कार और बनाती है, बड़ी कंपनी है कोई, ये मानव रहित कार भी बना रही है, तो उसको ऑटोमेटिक कार चलेगी, आपके इशारे पर कार चलेगी, आपके बोलने पर कार चलेगी। तो ट्रैफिक में आप सिग्नल के में भी इसका उपयोग कर सकते हैं, गाड़ियों के चालन में आपको उपयोग कर सकते हैं। और इसका एक नया ताज़ा उदाहरण आप 2-4 साल से सुने होंगे कि ये पिक्चर नेटफ्लिक्स पर आ गई। तो नेटफ्लिक्स क्या है, ये टूल्स है AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल है। नेटफ्लिक्स पर पिक्चर आ रही है, तो हम स्वास्थ्य में उपयोग कर सकते हैं, व्यवसाय में उपयोग कर सकते हैं, परिवहन में कर सकते हैं, मनोरंजन में कर सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कर सकते हैं। फिजिकली कोई ट्यूटर उपलब्ध नहीं हो रहा है, अब आप कभी इसको सर्च करिएगा, ChatGPT जो मैंने नाम बताया है Copilot का, इसको आप डाउनलोड करके प्ले स्टोर से या गूगल से और देखिएगा इसका उपयोग क्या है। जो मैं बता रहा हूँ आपको रियलाइज होगा कि आप कोई कहानी बोल रहे हैं, आप बोल दिए हमको ये सवाल मिला हुआ है स्कूल से, इसका सोल्यूशन बताओ, तुरंत सोल्यूशन बता दे रहा है। गूगल तो उन्हीं का सोल्यूशन बताता है जो उसको ऑलरेडी फीड है या जो किसी ने सर्च किया है, किसी ने सोल्यूशन डाला है, ये आपको मैनुअली एकदम करके दिखा रहा है। तो आपको जब आप इसको इंस्टॉल करके ChatGPT और इसको Copilot करके देखिए कि 5-6 क्षेत्रों में कैसे ये जो हम लोग अभी सोच नहीं पा रहे हैं उस तरह का ये काम कर रहा है। हम लोग अभी तक गूगल जान रहे थे, गूगल पे ये चीज़ खोज लो, गूगल ये बता दो, तो गूगल जो है उतनी ही चीज़ें बता रहा है जितना लोगों ने फीड किया है। और इसमें अभी सुधार की काफ़ी संभावना है। एक प्रश्न का उत्तर आप आज मांगेंगे तो कुछ अलग उत्तर देगा, कल आप मांगेंगे उत्तर कुछ अलग देगा, यानी कि रोज निरंतर इसमें सुधार हो रहा है AI में। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? सर AI के फायदे क्या हैं सर, लाभ उसके? हाँ देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लाभ के बारे में अगर चर्चा करें तो दक्षता और उत्पादकता में वृद्धि होगी। दक्षता और उत्पादकता में वृद्धि का मतलब कि जो काम मुझे मिला है कि मैं 8 घंटा 10 से 6 ड्यूटी करूँगा ऑफिस में, और ये इतने लेटर बनाने हैं, इतने मेल मुझे पास करने हैं, इतने मेलों को मुझे पढ़ना है, इस मेलों का जवाब देना है, इतनी ड्यूटियाँ लगानी, उस काम को हम 3-3 सेकंड के अंतराल पर करते चले जाएंगे। और AI टूल्स के माध्यम में वो सारे काम हम 3-3 सेकंड में, हमको मेल लिखने के लिए लंबा चौड़ा मेल नहीं लिखना, हमको अपना कंसेप्ट बताना है कि हमको SP सर को, DM सर को इस चीज़ के लिए मेल लिखना है, ये हमारी प्रॉब्लम है, एक मेल लिख दो, तो तुरंत एक मेल लिख दे। एक लेटर लिखना है हमको हाई कोर्ट के लिए पढ़ाने के लिए, ये प्रॉब्लम, एक लेटर लिख दो, वो लेटर लिख दे रहा है। हिंदी में कहेंगे हिंदी में, इंग्लिश में कहेंगे हिंदी में, जिस भाषा में कहेंगे वो लिख देगा। तो ये उसकी क्षमता और उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी इससे कम समय में ज़्यादा हो रही है। जो हम 8 घंटा में करेंगे वो 3 सेकंड में करता है। दूसरा चीज़ है कि डेटा विश्लेषण, अगर कोई आपको डेटा एनालिसिस करना है, जैसे पुलिस के लिए क्या है, CDR का एनालिसिस करना है, हमने यहाँ से सेल ID उठवाया, यहाँ पर अपराधी आए थे, यहाँ डकैती या लूट करके गए, ये टाइमिंग है 4:30 बजे का, तो हम 4 से लेकर 5 के बीच में यहाँ से सेल ID उठवाए तो हो सकता है इस टावर के अंदर उस समय हज़ारों मोबाइल इसके एरिया में कवर कर रहे हो, तो लाखों करोड़ों आ जाता है सेल ID। अब उसका पहले से भी टूल्स हैं उसके, लेकिन उतना उपयोगी नहीं जितना ये उपयोगी है। पहले से भी है कि हम उसको शॉर्ट लिस्ट करते हैं, करते जाते हैं, लास्ट में देखते हैं कि ये नंबर है, तो ये नंबर हमारे पास आ गए जिनका मोबाइल इस क्षेत्र में आया था घटना के समय, ये मोबाइल अब इस समय देवरिया दिखा रहा है, ये मोबाइल इस समय मुंबई दिखा रहा है। तो दूर वाले मोबाइलों नंबरों को हम टेस्ट करते थे कि मुंबई चला गया, नहीं अपराध करके चला गया है यहाँ से, यही हो सकता है अपराधी।
अब इसको विश्लेषण और ही आसानी तरीके से, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी हुलिया देखा है तो इस पर आप पिक्चर भी, तस्वीर भी उसका बना सकते हैं। पहले हम लोग को बुलाने पड़ते थे तस्वीर बनाने के लिए कि भाई एक काल्पनिक तस्वीर बनाओ, इस तरह का हुलिया उसका दिखता है, कान को बाल है, उसके मूंछें बड़ी बड़ी है, गोल चेहरा था, काला रंग उसका था। अब इसमें आपको बताना है, ये चेहरा बना के आपको दे देगा। तो ये सब चीज़ें इसका, और जैसा कि मेडिकल साइंस में हमने लाभ बताया कि आने वाले समय में AI की मदद से जो रोबोट बन रहे हैं, रोबोट से ही ऑपरेशन होंगे, रोबोट से ही दवा खिलाया जाएगा। आपको AI टूल्स की मदद से आने वाला समय में ये भी हो जाएगा कि मोबाइल में ही आपका BP, शुगर, जैसे आप सुन रहे हो कि अभी भी BP बता देता है, टेम्परेचर बता देता है, तो आपका रोग भी जांच कर लेगा ये टूल्स। आपको दवा का प्रिस्क्रिप्शन भी दे देगा कि आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, ये डॉक्टर है। और वो चूंकि सेट किया गया होगा कहाँ से, बड़े बड़े हॉस्पिटलों से, अमेरिका के हॉस्पिटल से, एम्स के हॉस्पिटलों से, डॉक्टरों की उसमें राय रही होगी, ये चीज़ है, ये आपको राय दिया जा रहा है, ये टैबलेट इस टाइम पर आप खाएंगे। तो ये इसके लाभ है। और किसी के AI की चुनौतियाँ क्या क्या हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भविष्य में जो चुनौतियां हैं, वो चुनौतियां हैं, सबसे बड़ी जो चुनौती है, जैसा कि हमने बताया कि AI अब तक जो है, हम लोग जो चल रहे हैं नैरो AI के युग में जब चल रहे हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एक फर्स्ट चरण है। 2030 तक जैसा था, साइंटिस्ट और कंप्यूटर विशेषज्ञ बता रहे हैं कि जनरल AI आ जाएगा। उसके बाद 2050 तक सुपर AI आ जाएगा। तो सुपर AI और जनरल AI से ये खतरा है कि जैसा कि आप लोगों ने कहानी सुना है हिंदू धर्म में भस्मासुर का, कि शंकर भगवान ने आशीर्वाद दे दिया भस्मासुर को कि तुम जो है जिसके सर पर हाथ रख दोगे वही मर जाएगा। तो शंकर जी पर ही हाथ रखने चल दिया। तो ऐसा भविष्य की चुनौतियां इसकी ये है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऐसे टूल्स, ऐसे रोबोट न बना दें कि लास्ट में हमारी मस्तिष्क को पढ़ के और फिर मानवता पर ही वो टूल्स ही उसमें प्राण आ जाए। मैंने एक प्रकार से, जैसे कुछ धर्म में प्राण को मानती हैं कि आत्मा और प्राण होता है। जब आप दर्शन शास्त्र पढ़ेंगे तो भारत में कुल 9 दर्शन शास्त्र हैं। 9 में 3 दर्शन शास्त्र केवल ऐसे हैं जो जिसको नास्तिक दर्शन शास्त्र कहा जाता है, जो ईश्वर को नहीं मानता है या वेदों को नहीं मानता है, जिसमें एक चार्वाक दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, जैन दर्शन है। बाकी सारे दर्शन वेदों को मानते हैं, उनको आस्तिक दर्शन या वेदों का दर्शन या सनातन दर्शन कहते हैं। तो हमारे जो वेदों के दर्शन है, 6 दर्शन है, उसमें माना जाता है कि आत्मा का कंसेप्ट है, प्राण शरीर के अंदर है और पुनर्जन्म है, ये प्राण है, निकलता है, कहीं और जन्म जाता है। जो नास्तिक प्रकृति के लोग होते हैं या सुपर साइंटिस्ट टाइप के लोग होते हैं या बहुत तार्किक लोग होते हैं, या कई दर्शनों में भी आ गया है कि प्राण नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। ये शरीर उसी प्रकार से है जैसे एक बिजली का तार है, आपने इसमें करंट दौड़ा दिया है, जब तक करंट दौड़ रहा है वो बिजली का तार बहुत उपयोगी है। उसे आप पंखा चला रहे हैं, हीटर चला रहे हैं, उसे आप कंप्यूटर चला रहे हैं, उसे हर चीज़ चला रहे हैं जब तक आप उसमें करंट दौड़ा रहे हैं। जो भी करंट खत्म होता है वो तार की उपयोगिता खत्म है। उसी तरह से ये शरीर है, ये शरीर में जो तार्किक तरीके से लोग सोचते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचते हैं, या जो सनातन दर्शन को नहीं मानते हैं, वैदिक दर्शन को नहीं मानते हैं, वो कहते हैं कि शरीर में कॉन्शियसनेस है, चेतना है। ये चेतना खत्म हो जाती है, आदमी मर जाता है, उसको प्राण नहीं मानते हैं, उसको आत्मा नहीं मानते, चेतना मानते हैं। तो ऐसा ना हो जाए कि यार ये चेतना जो सोचने की क्षमता हमारे अंदर है, आज का जो AI है वो आंसू नहीं निकाल रहा है। कहेंगे आप कि रो के दिखाओ, रो के दिखाएगा, वो हंस के दिखाओ, हंस के दिखाएगा, फिर कहेगा आंसू निकाल के दिखाओ, आंसू अभी नहीं निकाल पा रहा है, इमोशंस में आंसू नहीं निकाल रहा। लेकिन जो GAI है, जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या जो आने वाले समय में सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट जो होने वाला है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि उसके आंसू भी निकलने लगे। हमने ही उसको बनाया और मानवता के लिए ही खतरा ना हो जाए। पहला तो लोगों को ये संभावना लग रहा है, दूसरा लग रहा है कि लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। जब सब चीज़ इसी पर आधारित हो जाएंगी तो कोई टीचर नहीं रखेगा, कोई डॉक्टर नहीं रखेगा। हाँ, अब एक जो है कोई नर्सिंग होम खोलेगा, उसमें 5-6 रोबोट रख दिया
कि भाई ये गायनी का रोबोट है, ये हड्डी का रोबोट है, ये पैरों का रोबोट है, ये हाथ का रोबोट है, ये जिसका जो ऑपरेशन कराना है आके इसी रोबोट से ऑपरेशन कराओ, ये दवाई लिख देगा रोबोट ही कि आपको क्या बीमारी है। जैसे आज के भी डॉक्टर जांच करने के बाद ही आपकी दवा लिखते हैं कि आपका अल्ट्रासाउंड करा लिए, MRI करा लिए, CT स्कैन करा लिए, ब्लड जांच करा लिए, रिपोर्ट उनके सामने है, उसके बाद आपके रोग की दवा लिख रहे हैं। तो ये रोबोट भी आपकी जांच कर लेगा खुद। उस रोबोट के अंदर ही सारे लेबोरेटरी रहेंगे, उस एक रोबोट के अंदर ही जांच की सारे प्रोसेस रहेंगी। आपका स्वयं CT स्कैन कर लेगा, वहीं पर ब्लड टेस्ट करके ब्लड रिपोर्ट ले लेगा और वही 3 सेकेंड के अंदर ही आपको दवा भी लिख देगा। तो ये एक संभावना लोगों के अंदर दिमाग में बन रहा है कि आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि ये लोगों की नौकरियां ले ले। और सुरक्षा खतरा भी हो सकता है। सुरक्षा खतरा है कि रोबोट के माध्यम से कोई देश ऐसा ना विकसित हो जाए कि वो पहले सुपर AI बना ले, उसके टूल्स बना ले और अपने यहाँ रोबोटों को बॉर्डर को खड़ा कर दे, रोबोट युद्ध होने लगे। तो इस तरह की कई तरह की समस्याएं हैं। और किसी का कोई प्रश्न? जी सर, AI का भविष्य क्या है? अब भविष्य जैसा वही हमने चीज़ बताया कि भविष्य का मतलब AI का भविष्य है कि अभी जनरल हम लोग नैरो AI की दुनिया में चल रहे हैं। आने वाला समय जो है जनरल AI का है, उसका आने वाला समय जो है सुपर AI का है। और मनुष्य के लिए हमेशा संभावनाओं का समय रहता है। पॉजिटिव थिंकिंग रखकर किसी चीज़ का हम लोगों को देखना चाहिए। अब हम लोग अपने समय में 30-35 साल पहले देखे कि बैलगाड़ी से ही यात्रा करते थे। 85 तक हमने देखा कि बैलगाड़ी से ही हम लोग ट्रैफिक करते थे, यात्रा करते थे 10-5 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक। बैलों के माध्यम से ही हम खेतों की जो दवाई होती है गेहूं के और धान की, बैलों के माध्यम से करते थे। सरसों के तेल की पेराई बैलों के माध्यम से करते थे। गन्ने की पेराई बैलों के माध्यम से करते थे। 85 तक हम लोगों ने देखा गाँव अपने क्षेत्रों में। तो हम लोग अगर सोचते कि आने वाला मशीन जो है, ट्रैक्टर जो है, खेतों की जुताई बहुत कम समय में कर देगा, ये दवाई भी बहुत कम समय में कर देगा, गन्ना मिलें हो गई हैं, चीनी दे देगा, तो हम लोग अगर उस समय सोचते कि इससे तो आने वाले समय में हमारे जो है जो कल्चर है, जो संस्कृति है, जो हमारे बाप दादा कर आए हैं, वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, बैल ख़त्म हो जाएंगे, गाय ख़त्म हो जाएंगी और जो है मानव की नौकरी चली जाएगी। तो आज जिस युग में हम जी रहे हैं, ये युग हम नहीं देख पाते। तो यानी कि हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रख के चलना है कि अगर AI सुपर AI भविष्य में आता है और अच्छी चीज़ें, जैसा कि अब तक साइंटिस्टों ने, कंप्यूटर साइंस के विशेषज्ञों ने इन चीज़ पर अपनी बात रखी है कि इससे ये चीज़ों पर हम आगे बढ़ रहे हैं और ये चीज़ें हम इस भविष्य में इससे पाएंगे, उसकी ये चीज़ लाभ है, तो हम उसको पॉजिटिव थिंकिंग रख कर सोचें कि आने वाला समय हम लोगों के लिए होगा। बशर्ते समय ये है कि हमको इसके साथ चलना है। हम केवल किताबों में न पढ़ें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिकल में न पढ़ें, टीवी पर न देखें, हम खुद इसके साथ चलते रहें, तभी हम अपने परिवार को भी इसके साथ चला पाएंगे, समाज को इसके साथ चला पाएंगे, देश को इसके साथ चला पाएंगे। तब ग्लोबलाइजेशन स्तर पर, विश्व स्तर पर हम भी अपने को डेवलप कंट्री के रूप में देख पाएंगे। तो इसमें हम सबका, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर मानव संपदा है तो वो भारत में है, विश्व की सबसे बड़ी आबादी है। और इस कंप्यूटर के युग में अगर ये ज्ञान भारत पा जाता है, सबसे पहले भारत ही ऐसे टूल्स विकसित कर देता है, उसको उपयोग अपने यहाँ कर लेता है, तो निश्चित रूप से विश्व को हम यहाँ से ह्यूमन रिसोर्सेज उपलब्ध कराएंगे, AI के क्षेत्र में रिसोर्सेज उपलब्ध कराएंगे। तो ये हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। पॉजिटिव थिंकिंग इस पर रहना चाहिए। एक सकारात्मक हम लोगों में आज डिस्कशन हुआ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक मान सकते हैं कि एक क्रांतिकारी तकनीक है जो हमेशा उद्योग व्यवसाय क्षेत्र में और समाज के क्षेत्र में एक नया आयाम दे रहा है और इसके साथ हम लोगों को चलना चाहिए, इसी समझ विकसित करना चाहिए। और जो भी इसके टूल्स आ रहे हैं उसको टूल्स को समझना है। इसलिए भी समझना ज़रूरी है कि जो आजकल साइबर हाउस अरेस्ट का जो कंसेप्ट चल रहा है, साइबर हाउस अरेस्ट में AI तकनीक का बहुत उपयोग हो रहा है। यानी कोई पुलिस वाला उसमें बन जा रहा है, कोई उसमें ED का कर्मचारी बन जा रहा है, कोई CBI का बन जा रहा है, कोई बड़ा बैंक मैनेजर बन जा रहा है, लोगों को थ्रेट दे रहा है, हमारी आवाज़ में आवाज़ हमारे घर पर जा रहा है, हमारे शरीर के साथ इस तरह के फोटो वीडियो के साथ कॉलिंग हमारे घर पर जा रहा है। आप आजकल देख रहे होंगे व्हाट्सएप जब खोलेंगे तो मेटा AI करके आ रहा है, उसका उपयोग कर रहे हैं आप लोग। मेटा
अभी आप कुछ लोग तो घबराते होंगे क्या रेंग रहा है, क्या घूम रहा है। वो देखिए वो उसका कौन, फेसबुक का कौन मालिक है, कौन मार्क जुकरबर्ग ने ये लॉन्च कराया है मेटा एआई। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। व्हाट्सएप पे कोई उससे कहिए कि हमको इस तरह का फोटो दो, वो दे देगा उस तरह का फोटो। कोई मान लीजिए आपको गुड मॉर्निंग बोला, आपको रिप्लाई करना है तो आप भी गुड मॉर्निंग या उसमें जाके और फोटो पर क्लिक करके आप नहीं भेजती हैं साइड में, या थमका उंठा फलाना गुलाब का फूल फलाना। तो उसको आप वहाँ अब नहीं जाना है, आपको इमोजी में नहीं जाना है। आप वही बता दीजिए उगते सूरज का एक फोटो दे दो, फूलों का एक फोटो दे दो, गोरखपुर का एक फोटो दे दो, गोरखपुर गुड मॉर्निंग भेजना है, वही मेटा एआई वहीं पर दे दे रहा है, वही व्हाट्सएप पर। तो ये है एआई। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हमको इसके साथ चलना है, इसको समझना है, तब हम डिजिटल हाउस अरेस्ट या साइबर क्राइम जो भी हो रहे हैं इसको डिटेक्ट करने में, इसको पता लगाने में कुछ अपनी क्षमता के अनुसार हम उस आगे बढ़ सकेंगे। हम सब चीज़ें इस ज़माने के अनुसार, इस युग के अनुसार अगर नहीं रहेंगे, दकिया सुनी बने रहेंगे, पारंपरिक बातों को बने रहेंगे, तो हम भविष्य में सफल होने वाले नहीं हैं। आने वाली पीढ़ी हमसे कहेगी अरे आप तो कुछ नहीं जान रहे, हम लोग तो सुपर एआई के ज़माने के। बच्चे हम लोग कहेंगे हम लोग सुपर एआई के ज़माने के हैं, हम लोग जनरल एआई के ज़माने के हैं, आप तो कंप्यूटर नहीं जानते हैं। तो उम्र से कुछ नहीं होता है, उम्र से कुछ नहीं होता। हमेशा आप एक अपने जानने की अपने अंदर लालसा रखिए कि हमको अपने सरकारी वर्क के अलावा, अपने घरेलू वर्क के अलावा 1 घंटा अपने लिए देना है। उसका सबसे आसान उपाय ये होता है, जो जिस धर्म का है, जिस धर्म की पूजा करता है, पूजा करने के लिए जब 10 मिनट बैठे तो ज़्यादा मंत्रों को पढ़ने से बेहतर है अपने को एकाग्र करें वहाँ पर, अपने पूजा दिन में, और अपने बारे में सोचे, और आज के काम के बारे में सोचे, दुनिया के बारे में सोचे। वह 10 मिनट आपको एकाग्रता प्रदान करेगा। जब आप टहलने निकलें, अकेले टहलने निकलें, उस समय कोई कान में लीड ना लगाएं मोबाइल का, और अकेले आप 1 घंटा टहल के देखिए, आपके दिमाग में तमाम नए विचार आएंगे। आप 1 घंटा अपने को एकाग्र करके देखें, आपके दिमाग में नए विचार आएंगे। आप क्या कर रहे हैं आज की दुनिया में, अपने को समय नहीं दे रहे हैं, अपने मस्तिष्क को समय नहीं दे रहे हैं। अगर हम दौड़ भी रहे हैं, टहल भी रहे हैं, तो 2-4-10 आदमी साथ में है, फिर वहीं हंसी मजाक हो रहा है, फिर वहीं पर जो है विभाग की बातें हो रही हैं, परिवार की बातें हो रही हैं, समाज की बातें हो रही हैं। तो हम अपने मस्तिष्क को, अपने इंटेलिजेंस को, जो हम बार बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहे हैं, तो हम स्वयं के इंटेलिजेंस को कहाँ समय दे रहे हैं। अगर हम दौड़ रहे हैं तो अपने शरीर को समय दे रहे हैं, शरीर को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन इस मस्तिष्क को समय देने के लिए एक चीज़ यही है कि आप जिस भी धर्म का पूजा करें वहाँ पर 10 मिनट अपने लिए समय दें, एकाग्र बैठें। और जब टहलने जाएं तो अकेले टहलने जाएं, देखिए एकाग्र, तमाम तरह के इनोवेशन है, गलत विचार भी आएंगे, सही विचार भी आएंगे, दोनों आएंगे जब आप अकेले समय व्यतीत करेंगे। तो उसमें पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ अपने को ले जाए कि अगर ऐसा कर देते हैं तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर देते हैं तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो आज एक हमको लगा कि एक पॉजिटिव थिंकिंग हुई है, आप लोगों के दिमाग में न कुछ ज़्यादा आया हो, तो जो आप 8-10 प्रश्न पूछे हैं उस पर कुछ दिमाग में आया होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ समझ पाए होंगे, इसके प्रकार के बारे में समझ पाए होंगे, इसका डेवलपमेंट, जैसा कि हमने बताया कि पहली बार 1956 में ये शब्द यूज हुआ। कंप्यूटर तो उससे पहले से है, शब्द पहली बार यूज हुआ, तो वहाँ से आपके दिमाग में आएगा इसका मतलब वहाँ से चल रहा है, ये कोई बहुत नई चीज़ नहीं आ रही है, वहाँ से यूज होते होते। तो आप ट्राई करके देखिएगा जेमिनी को, आप ट्राई करके चैट जीपीटी को देखिए, ट्राई करके कोपायलट को देखिए, और देखिए उसका लाभ हो रहा है कि नहीं। पढ़ने के क्षेत्र में देखिए, किसी भी क्षेत्र में देखिए, लाभ होगा। हम उस टूल्स का, उस ऐप्स का प्रचार नहीं कर रहे हैं कि उसको आप डाउनलोड करके उसकी रेटिंग बढ़ाइए, प्रचार नहीं, अपनी उपयोगिता के लिए सोचिए कि क्या उपयोगिता है। चलिए, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।